देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो किया था, ठीक है, जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था। सेट 7C का क्वेश्चन नंबर 19, 21, 22, 23 और क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले ये कर लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक सीखेंगे रिलेशन, ठीक है। सेट आज कंप्लीट, मतलब ये क्वेश्चन होमवर्क वाला हो जाने से सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 7C का पहला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, चलो 9 से ही कर लेते हैं। 9th नंबर में क्या बोला है देखते हैं। If A has 32 element, B has 42 element and A union B has 62 element, the number of element in A intersection B, ये पूछा था। तो इसको कैसे भी बना सकते हो, थ्रू टू सेट ऑपरेशन से भी बना सकते हो, डायग्राम ड्रॉ करके भी बना सकते हो। बोल रहा है कि ए सेट में 32 एलिमेंट्स है, बी सेट में 42 एलिमेंट्स है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एन ऑफ ए कितना हो गया 32 और एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 42। हाँ, ए यूनियन बी 62 है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 62। ये दिया हुआ है, हमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग को पूछा है कि कितना होगा। अगर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को इंटरसेक्शन है तो इसीलिए ड्रॉ ऐसा होगा, ओवरलैपिंग होगा। ये ए सेट ये बी सेट कुछ भी डिनोट कर सकते हो, इसको भी दोनों चलेगा। ये पोर्शन हम लोग का होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है वो हमें पूछा गया है, ठीक है, कितने सारे एलिमेंट्स है वो पूछा गया है। और ए यूनियन बी मतलब पूरा एलिमेंट्स मिला के बोल रहे हैं 62 है। एन ऑफ ए में 32 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एन ऑफ ए का मतलब क्या, बोलो, आंसर बोलो, बोलो। 12। अच्छा, आंसर 12 मतलब कितना हो जाएगा। आंसर 12। हम किसी को पनिशमेंट नहीं देते, आराम से सामने कोई भी बैठ जाओ। सब कोई पीछे जाके बैठते ही क्यों हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम थोड़ी ना किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, हम सभी को बोल रहे हैं, सभी को तो बोल रहे हैं, पीछे क्यों बैठ जाते हो, जाके सामने क्यों नहीं बैठते हो। हम कौन सा कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल थोड़ी ना रहे हैं। और ऐसे बोलने से भी तुम लोग ले रहे हो क्या सीरियसली, जो थोड़ा बहुत बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सामने बैठो, पीछे बैठो, पीछे क्यों बैठो, पीछे बैठने से मुझे नहीं दिखाई देगा कि मुझे यहाँ, हम ऊंचे में है ना, मुझे तो दिखता है तुम लोग। पीछे बैठने से क्या है। अच्छा कि कौन तो बोले 12, तो ए 12, ठीक है, चलो आंसर तो ए 12, ठीक है। लेकिन हम लोग चेक करते हैं तो देखो, ये पूरा गोला अगर 32 है, ठीक है, ये पूरा ए 32 है, तो 32 में तो ये वाला पोर्शन भी आ रहा है। मतलब इसको अगर हम ऐसे करके दिखाए तो ये पूरा क्या है 32। और अगर हम इसको कोई दूसरे कलर से दिखाए बी वाले को, तो बी पूरा कितना हो गया 42, ठीक है। तो ये मिडिल वाला जो है वो तो 32 42 के अंदर ही आ रहा है, अलग से थोड़ी ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। ये देखो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, बोलो। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, फॉर्मूला तो इसी ड्रॉ से ही तो बना है, हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट जो है हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 प्लस 42 माइनस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, नहीं ठीक ही लिखा है, लेकिन नीचे लिखेंगे नहीं तो कैसे करें सॉल्व। यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 62, ये हो गया 32, ये 42 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बोलो 62, और ये कितना हो गया 74। तो कितना आंसर आएगा 12, तो फिर 12 होगा ऑप्शन ए, ठीक है, सही बात है, आंसर 12 होगा।
इसको पूरे ड्रॉ से करना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है नहीं कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि ये वाला पोर्शन कितना है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन हम लोग का ये पता है हम लोग को पूरा 32 है ये पूरा, और ये पूरा 42 है, लेकिन और तो कोई हमारे पास है नहीं डेटा जिससे हम लोग ये फाइंड। हाँ एक चीज है, ये टोटल 62 होना चाहिए, तो 42 प्लस 32 मिला के कितना हो जा रहा है 74। तो ये एक्स्ट्रा इसीलिए हो रहा है जबकि होना चाहिए 62, क्योंकि ये बीच वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो रहा है, वैसे भी कर सकते। ठीक है, तो ये हम लोग का 7C का ये जो पहला होमवर्क था वो हुआ। अब चलो 19 वाला करते, फिर 21, 22, 23। ठीक है, 19th नंबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया है? ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ठीक है, बाकी क्वेश्चन की तरह आसान है लेकिन इसमें काफी सारा डेटा है। At a certain conference of 100 people, there are 29 Indian women। ठीक है, तो कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा है 100 लोगों का जहां पर 29 इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मेन है। ठीक है, आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। ठीक है, एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर। ये सारे चीजों को अगर सेट में डिनोट करेंगे तो मुझे एक चीज बताओ, 29 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? है तो एन, क्योंकि नंबर बता रहा है एन, अब इसको किसी एक सेट से डिनोट कर सकते, तो इंडियन वुमेन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल कितना लिखेंगे? 29 लिखो। ठीक है, ये देखो एन ऑफ इंडियन वुमेन ये है 29, ये तो क्वेश्चन में बोल ही रखा है हम लोग को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर उसके बाद बोला है 23 इंडियन मेन है, तो नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? इंडियन आई एम कर दो। ठीक है, या सिर्फ एम भी लिख सकते हो। ये हो गया 23, ये क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोला है कि आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल, जो इंडियन लोग हैं उसमें से 4 डॉक्टर है एंड 24 आइदर मेन और डॉक्टर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंडियन डॉक्टर, क्योंकि जो डॉक्टर है वो तो इंडियन है ना, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन लोगों में से 4 डॉक्टर है, तो फिर वो डॉक्टर क्या हो गए? इंडियन हो गए। तो इंडियन डॉक्टर कितने हैं? 4 है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल, क्योंकि हमें बोला है सिर्फ डॉक्टर। ठीक है, तो मेल इंडियन वुमेन में से जा रहा है कि मतलब मेल फीमेल वो नहीं पता चला। चलो आगे बोल रहा है 24 आइदर मेन और डॉक्टर, इसको कैसे दिखाओगे? आइदर मेन और डॉक्टर, वो तो स्टार्टिंग में ही मैंने सिखाया था आइदर और को कैसे लिखा जाता है, मैंने अलग से लिख के दिखाया था कि यही चीज तुम लोग को ध्यान में रखना। यूनियन, ठीक बोला सर, यूनियन होगा ना। ये देखो कहाँ लिखा था, जहां स्टार्ट किया था, कहाँ गया? कहाँ लिखा हुआ तो है मेरा, लेकिन मुझे यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो रहा, ये तो रहा। आइदर और बोलने से क्या होगा? यूनियन लिखा हुआ है, मैंने बोला है देख। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करोगे फिर? यूनियन से, तो यूनियन से लिखना है एन ऑफ, नाम क्या दोगे? हाँ, जैसे देखो बोला है मेन और डॉक्टर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एम यूनियन डी। आई एम भी कर सकते हो, आई डी भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने आई एम आई डी इंडियन वाला फिक्स रखा है, इस वजह से ये कितना है? 24। ठीक है, अच्छा और क्या पूछा है? बोल रहा है देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर। अच्छा, तो जो भी डॉक्टर है वो इंडियन है, कोई फॉरेन डॉक्टर नहीं है। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, बोल रहा है कि कितने वुमेन डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब हमें क्या ढूंढना है? एन ऑफ IWD, इंडियन वुमेन डॉक्टर कितने हैं, ये क्वेश्चन में पूछा। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि एन ऑफ IWD क्या हो। पहले इसको हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर कॉन्फ्रेंस में टोटल 100 लोग हैं तो हम लोग का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, टोटल अगर कॉन्फ्रेंस में 100 लोग हैं तो यूनिवर्सल सेट हम लोग का क्या हो गया? 100। ये पूरे बॉक्स के अंदर 100 लोग हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोला है कि इसमें अब इंडियन है फॉरेनर है। ठीक है, फॉरेनर का कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, लेकिन हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले देखो इंडियन वुमेन कितने लोग हैं? 29, ये एक हो जाएगा। अच्छा बोलो, इंडियन वुमेन और इंडियन मेन का जो हम ड्रॉ करेंगे क्या उसमें ओवरलैपिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई
मतलब कोई या तो वुमेन होगा या तो फिर मेन होगा ना, मतलब आइदर वुमेन या फिर मेन होगा, ठीक है। तो फिर ओवरलैपिंग क्यों करें, और अगर कर भी देते हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट 0, वहां तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको बिना इंटरसेक्शन के ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 29 ऐसे हैं जो कि इंडियन वुमेन है, लेकिन वो डॉक्टर भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर का भी एक सेट बनाएंगे। इंडियन मेन है 23, और यहाँ पर बोला है इंडियन डॉक्टर 4 है, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर को कहाँ ड्रॉ करेंगे, क्या ये सर्कल के अंदर ही आना चाहिए डॉक्टर, ठीक है। मतलब दोनों सर्कल से ही तो डॉक्टर बिलोंग करेगा, क्योंकि डॉक्टर देखो लेडीज भी है जेंट्स भी है ना, क्योंकि हमें पूछा है कितने वुमेन डॉक्टर है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके इंटरसेक्शन में इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये छोटा वाला सर्कल हमें क्या बता रहा है, ये मान लो है इंडियन मेल, ये है इंडियन वुमेन, और ये वाला सेट हमें क्या बता रहा है, डॉक्टर, जो डॉक्टर्स है, ठीक है, इंडियन डॉक्टर्स, ये हमें ये बता रहा है। अब इंडियन डॉक्टर टोटल 4 है, ठीक है। अब उसमें से कुछ हो सकता है मेन है, कुछ वुमेन होंगे। अब वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, मैन और आइदर मेन और डॉक्टर, ठीक है। हम आई को हटा दिए क्योंकि उसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारे इंडियन इंफॉर्मेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ एम एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी, टू सेट ऑपरेशंस का तो यही हम लोग का फॉर्मूला है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 24। अच्छा, इसका कितना है 23, और डॉक्टर का कितना है 4। तो इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इंटरसेक्शन मिलते ही हमें क्या डेटा मिलेगा, पहले निकालो कितना होता है इंटरसेक्शन। ये हो गया 27, इधर गया तो कितना हो जाएगा 3 आ गया, ठीक है। एम इंटरसेक्शन डी 3 आ गया। एम इंटरसेक्शन डी 3 का मतलब 3 किस चीज को डिनोट कर रहा है, जो मेन है साथ ही साथ डॉक्टर्स भी, यार इंडियन तो होगा ही, क्योंकि देखो सारा इंफॉर्मेशन इंडियन है। जो मेन है डॉक्टर्स भी, ऐसे 3 है। तो इसका मतलब वो 3 मुझे कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए ना, ये मेन वाला साइड है, ठीक है। टोटल डॉक्टर कितने थे, तो फिर वुमेन डॉक्टर कितनी हुई, 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला लिखते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, एक फीमेल डॉक्टर है जो कि इंडियन है, क्योंकि ये पूरा इंफॉर्मेशन इंडियन ही है। तो इसमें और हमें इंडियन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका ड्रॉ जो है थोड़ा अलग इसीलिए है क्योंकि ओवरलैपिंग मैंने नहीं किया। बाकी अगर तुम लोग चाहो तो इस तरीके से ओवरलैपिंग कर सकते हो, जिसमें ये पोर्शन मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, हाँ यहाँ और यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 3 और यहाँ 1 लिख दोगे, ये बीच वाला 0 दिखेगा। लेकिन हम लोग ओवरलैपिंग करें क्यों, क्योंकि वो तो हमारे कंसेप्ट के साथ जाता ही नहीं है, ठीक है। वो करना तो सही नहीं होगा, तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। और कर भी देते हो तो वहां कुछ वैल्यू जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का 19th नंबर वाला हो गया। इसके बाद हम लोग का 21, 22, 23, जो कि एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस 48% प्रेफर्ड कॉफी, 54% लाइक टी, 64% यूज टू स्मोक। अच्छा, तो मतलब 2000 एम्प्लॉइज पे सर्वे हुआ है, जिसमें से ये पता चला 48% कॉफी प्रेफर करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ सी लिख सकते हैं। नंबर नहीं है, परसेंटेज है, लेकिन कॉफी को सी से डिनोट अगर करेंगे तो एन ऑफ सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। एन ऑफ सी कितना बोला है, देखो एन ऑफ सी बोला है हम लोग का 48% कॉफी प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, 54% चाय पसंद करते हैं। तो ये 54% नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी, और यहाँ पर 64% स्मोक, ठीक है, 64% स्मोक। अच्छा, उसके बाद बोला है आउट ऑफ द टोटल, मतलब किस में से बोल रहा है बोलो तो, ये 2000 में से 28% यूज्ड कॉफी एंड टी। इसको कैसे लिखोगे, एंड बोला है, एंड का मतलब बोलो इंटरसेक्शन। देखो जिनका परमुटेशन हुआ है उनको तो ये वहां भी हम लोग सीखते हैं ना, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया सेट थ्योरी में, सी एंड टी, ये बोल रखा है 28%। उसके बाद यहाँ पर 32% यूज टी एंड एस। तो इसको कैसे लिखोगे, टी एंड एस 32%, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद
चलो अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर ऑन तो करते হবে। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 30% प्रेफर्ड सी एंड एस, लिखो 30% सी एंड एस। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और क्या होगा। ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या लिखोगे बोलो, 6% वाला क्या लिखोगे बोलो, 6% को कैसे दिखाओगे, बोला है कि 6% डिड नन ऑफ दिस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ना तो कॉफी पसंद है, ना तो चाय पसंद है, ना तो स्मोक करते हैं, उसको कैसे लिखोगे, 6% को कैसे लिखोगे। बाहर तो नहीं, उसके अंदर ही होगा, वो सर्कल के अंदर नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसको यहाँ डिनोट कैसे करें, वो ड्रॉ में वैसे होगा, सही है, लेकिन इसको लिखे कैसे, एन ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, एन ऑफ क्या लिखने से हम इसको P 6%। complement intersection P complement intersection S complement. अच्छा, कंप्लीमेंट देके लिखोगे, हाँ वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, 6% को हम लोग कंप्लीमेंट देके भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट देके लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बोलो, टी जो भी है, पहले कॉफी है तो कॉफी लिख देते हैं, कॉफी कंप्लीमेंट। अच्छा, एंड क्योंकि कुछ भी नहीं पसंद करते तो इंटरसेक्शन होना चाहिए, टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एस कंप्लीमेंट, ये तीन चीज ही तो था, कॉफी टी और स्मोक, ये तीन ही था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पूछा है, ये कुछ क्वेश्चंस पूछा है, द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज, इसका मतलब क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन, द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज, इसका मतलब हाँ तीनों ही चीज पसंद है, मतलब उसको कैसे लिखोगे, एन ऑफ, हाँ C intersection. सी C intersection. इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, सारे यूनियन होंगे, क्योंकि आइदर कॉफी, इसका मतलब क्या है, आइदर कॉफी और टी और स्मोक, तभी तो होगा ना कुछ तो So पसंद either करते हैं। none of the time. हाँ, तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना, ये पहला क्वेश्चन पूछा है 21 का, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। फिर 22 में क्या पूछा है वो भी देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी, इसको कैसे लिखोगे, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आंसर करेंगे। बोल रहे हैं कितने ऐसे एम्प्लॉय है जिनको टी एंड एस जो है प्रेफरेबल है बट नॉट सी, उसको कैसे लिखोगे, टी एंड एस बट नॉट सी, तो उसको सी का कंप्लीमेंट, और यहाँ एंड होगा कि और होगा ये बताओ, And होगा तो intersection. एंड होगा, ये हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में, ये क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्या पूछा है देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफरिंग ओनली कॉफी, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे, नंबर ऑफ ओनली कॉफी लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ सी लिखने से क्या होता है ना, उसमें सी का पूरा सर्कल में हो सकता है कि कॉफी के साथ साथ कुछ और भी पसंद हो, तो ओनली सी लिख दिया इसको, ये तीन चीज हमें पूछा है, क्या हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हो, ड्रॉ करके भी कर सकते हो और बिना ड्रॉ किए भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये यूनियन निकालना पड़ेगा, ये बिना ड्रॉ किए होगा पहला वाला क्वेश्चन, बाकी तो ड्रॉ से भी होगा बिना ड्रॉ से भी होगा। तो पहले बोलो सी यूनियन टी यूनियन एस का क्या फॉर्मूला लगाओ, तीन सेट वाला, एन ऑफ क्या होगा, सी प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एस, और माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, फिर सी के साथ एक बार एस का इंटरसेक्शन करो, हर इंटरसेक्शन को लेस करना है, सी टी सी एस, और क्या होगा, टी एस, TS हाँ टी एस, और एक ऐड होगा ना, क्योंकि plus जब हम लोग N of C intersection T intersection S. हाँ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। अच्छा, अब डेटा देख देख के बस पुट करो, देखो, लेकिन दो तुम लोग को मिसिंग टर्म मिलेगा, एक निकल जाएगा, वो देखना पड़ेगा, सी के नीचे कितना लिखोगे, 48%, ठीक है, हम एक बार 48 ही लिख रहे हैं, लास्ट में परसेंटेज लिख देंगे, ठीक है, परसेंटेज में ही है, 54 उसके बाद वाला, एन ऑफ एस 64, सी इंटरसेक्शन टी 28, ठीक है, सी इंटरसेक्शन एस 30, फिर उसके बाद टी इंटरसेक्शन एस 32, अच्छा उसके बाद प्लस
ये हमें नहीं पता, यही तो ढूंढना पड़ेगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें दो साइड दो अननोन फिगर मिल रहे हैं, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एन ऑफ सी यूनियन टी यूनियन एस, इसका आंसर क्या है बोलो, इसका आंसर मतलब या तो कॉफी पसंद करते हैं, या तो चाय पसंद करते हैं, या फिर स्मोक, ठीक है, ये प्रेफर करते हैं। तो टोटल सर्वे कितने लोगों पे हुआ है, परसेंटेज में अगर देखें तो 100%, जिसमें से 6% ऐसे हैं जो कि प्रेफर्ड सी एंड सॉरी 6% डिड नन ऑफ दिस। 6% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है, मतलब वो हमारे कंप्लीमेंट में चलेगा, है ना। तो फिर कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद होगा ही। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100% माइनस 6%, 100 माइनस 94. 6, हाँ 94%। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 94%। अब इधर का सारा कैलकुलेशंस करके मुझे बताओ कितना हो रहा है, प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, बोलो ये कितना हो रहा है। देखो 48 प्लस 54, इसका चेक करो। 72 4, अच्छा 74%। अच्छा तो ये माइनस करने से इधर आ जाएगा 20, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस 20% आ गया। अच्छा ঠিক हुआ है, 76 আমি করে দেখিনি তো, তোমরা তোমরা যেটা বলছো সেটাই করে দিলাম। দেখো কত হচ্ছে, 76 हो रहा है। अच्छा तब ठीक है, 76 माइनस ये फाइनली कितना हो रहा है बोलो, 18, 18% आ रहा है। हाँ ठीक है, तब 18% आ गया। अच्छा चलो, पहले जो फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने यूज किया। अब देखते हैं 21 नंबर में क्वेश्चन में पूछा क्या था, द नंबर हैविंग ऑल द थ्री इज, तीनों चीज पसंद है ऐसे कितने लोग हैं। तो बोलो क्या आंसर होगा, नंबर में बताना पड़ेगा, बोलो। तो ये वाला होगा ना, अच्छा मैंने ना ये वाला ये गलत दिया है साइन, तुम लोगों ने बोला नहीं। हैविंग द ऑल थ्री, ये तो आइदर हो गया ना। हैविंग द ऑल थ्री का मतलब क्या होगा, मतलब जो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और स्मोक भी करते हैं, तो ये क्या हो गया, एंड होगा नहीं। चाय कॉफी और स्मोक तीनों अगर किसी का पहले प्रेफरेबल है तो, इंटरसेक्शन ही बोले थे. अच्छा हाँ मैंने गलत लिखा था। एंड होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया मेरा बात। मैंने यहाँ यूनियन का मतलब क्या है, आइदर कॉफी और टी और स्मोक, और एंड का मतलब क्या है, तीनों ही करते हैं जिनको कोई चीज से परहेज नहीं है, ठीक है, मतलब तीनों ही जो है वो प्रेफरेबल है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, मतलब तीनों चीज ही करते हैं ना, तो फिर ये कितना परसेंट, 18%। तो 21 का आंसर क्या होगा, 2000 के ऊपर कितना लगाओगे, नंबर में पूछा है ना, तो टोटल सर्वे इतने 300, समझ में आया, 360 क्यों होगा, बोलो। ये क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट नहीं है, पूछो अगर कोई डाउट है तो। अगर सारी चीज एक साथ होते हैं उसे बोथ बोलते हैं ना, बोथ या एंड, तो उसमें इंटरसेक्शन यूज होता है ना। और अगर ऑप्शनल हो गया तो आइदर, आइदर मतलब और वाला होगा। अच्छा आप बोला है देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी, वो कैसे निकालोगे, अब उसको ड्रॉ कर लोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखो हम तीन अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं। ये मान लो स्मोक, ठीक है, ये यहाँ पर टी, और ये मैंने यहाँ कॉफी या स्मोक कुछ भी कर सकते, चलो यहाँ कॉफी बना लेते, एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो ड्रॉ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लो मैंने कर दिया स्मोक, ठीक है। अच्छा अब परसेंटेज को दिखाते हैं, तो देखो टोटल कॉफी का जो प्रेफरेंस है वो कितना है, 48%, मतलब ये पूरा व्हाइट वाला सर्कल का वैल्यू कितना है, 48, ठीक है। अब इसमें से कॉफी के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ ढूंढते हैं, देखो कॉफी एंड टी कितना है,
इसका मतलब क्या, ऐसे लोग जो कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं, ये 28%, तो 28 को मुझे कहाँ लिख के दिखाना चाहिए बोलो, कॉफी एंड टी, तो 28 अच्छा पहले तीनों का इंटरसेक्शन लिखते, वो कितना आया 18%, तब हमारा जो है उसमें माइनस माइनस करने का उतना चक्कर नहीं हुआ, तो वो कहाँ लिखे, यहाँ लिखेंगे ना, ये 18 यहाँ नहीं होगा क्योंकि तीनों को ये चीज जो है पसंद है, जो है 18% लोग। अब कॉफी एंड टी पसंद करते हैं कितने, 28%, तो 28 का वैल्यू कौन सा है, मतलब ये पूरा जो है 28 है, लेकिन इसमें से इतना सा पोर्शन अगर 18 है तो बाकी पोर्शन कितना होगा, 10%. 10, 28 माइनस 18 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर टी एंड एस है 32, ठीक है, तो टी एंड एस मतलब टी एंड एस मतलब ये पूरा है 32, जिसमें से इतना पोर्शन 18 है, तो बाकी कितना होगा 14. हाँ हाँ 32 माइनस 18 करने से जितना होगा, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा अब और देखो एंड का सी एंड एस 30%, तो देखो हाँ, तो ये टोटल 30% है, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा अब सर्कल का हमें एक एक डेटा जो है वो फाइंड आउट करना है, जैसे व्हाइट वाला सर्कल इसका पूरा वैल्यू है 48, ठीक है, 48 में इतना पता है 10 है, इतना पोर्शन 18 है और इतना पोर्शन 12 है, और टोटल मेरा 48 है, तो बाकी ये जो है ये इतना पोर्शन कितना होगा, माइनस माइनस करके देखो कितना होता है। हाँ बोलो। Only coffee. हाँ ओनली कॉफी 8%, ये क्या निकला ओनली कॉफी, 8 आ रहा है ना आंसर, 8 ही आना चाहिए, ओनली कॉफी 8 हो जाएगा। अच्छा अब ये टी का देखो, टी पूरा कितना है 54, ठीक है, तो मुझे ओनली टी निकालना है, ये पूरा 54 है, जिसमें से इतना 10 18 14, तो बाकी ये पोर्शन बताओ कितना हो रहा है, माइनस करके देखो कितना हो रहा है, नहीं 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और ये स्मोक वाला देखो, स्मोक पूरा 64 है, ठीक है, तो 12 18 14 ये सब ऐड करके 64 से लेस करने से ही पता चलेगा कि ये ओनली स्मोक कितना बच रहा है, देखो 20, हाँ 20 आ रहा है, तो ये पूरा सर्कल बन गया। अब आंसर आराम से दे सकते हो इस सर्कल को देख के, ठीक है, जैसे पूछा था सेकंड वाला 22 में कि टी एंड एस बट नॉट सी, तो उसका परसेंटेज निकाल लेते पहले, 22 वाला, ठीक है, 22 का बोला है टी एंड एस बट नॉट सी, अच्छा बट नॉट सी, ठीक है, तो मुझे बोलो टी एंड एस बट नॉट सी वाला पोर्शन कौन सा है, टी एंड एस मतलब ये और ये, बट नॉट सी मतलब कितना परसेंट, बोलो तुम लोग बताओ, 14%, 14% हो रहा है कि नहीं, देखो सबको समझ में आया, ड्रॉ से 14, क्योंकि ये ओनली टी एंड एस है बट नॉट सी, स्मोक यहाँ पर आ जा रहा है ना, तो फिर हम लोग का कितना हो गया 14%, नंबर में निकालने बोला है तो निकालो, कितने पे इंटू करोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिस पे सर्वे हुआ, हाँ 280, ठीक है, 22 का आंसर हो गया। अब 22 का 280 मतलब हम लोग का ऑप्शन बी, ठीक है। अब 23 देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफरिंग ओनली कॉफी, ठीक है, तो ओनली कॉफी बताओ, अपने ड्रॉ देख के परसेंटेज पहले देख लो कितना है 8%, तो नंबर बताओ, क्योंकि आंसर नंबर में, अगर परसेंटेज में होगा तो 160, तो ये हो गया सी, ठीक है। देखो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें डायग्राम शुरुआत में ही कर लेना है या फिर कुछ डेटा हम लोग निकाल सकते फिर डायग्राम करेंगे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, उसका कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, करना चाहो कर, देखो ये डायग्राम से जल्दी होगा, ये सबका फॉर्मूला लिखने में तो टाइम लगेगा और सीखना भी पड़ेगा, फिर अगर 3 सेट है कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें क्या लिखोगे ताकि सही आए, तो इसमें तो डायग्राम ही ड्रॉ करना चाहिए, अब इसका अलग से सीखने जाओगे तो तुम लोग का ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। चलो अब हम लोग
नेक्स्ट पढ़ेंगे आज रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेट हम लोग का कंप्लीट हो गया। रिलेशन के लिए पहले सेट का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ाया। अभी एक नया चीज पढ़ेंगे, सेट का ही है, प्रोडक्ट सेट। पहले ये समझेंगे प्रोडक्ट सेट क्या है। प्रोडक्ट सेट समझ में आता है तो ही रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट सेट क्या है, जैसे मान लो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है नॉर्मली मैथ्स में, मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कुछ डेटा ले लिया, लाइक ऐसे 3 7 3 6 ऐसे ले लेते हैं, 3 6 7 और 9, ठीक है। और B 1 2 और 4, ठीक है। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्या यहाँ पर हम लोग वैसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं 3 into 1 3 into 2 6, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सिस्टम थोड़ा अलग है। जैसे मैंने इसको लिखा, इसको बोलते हैं क्रॉस, ठीक है। मल्टीप्लाई बोल सकते हो लेकिन इसको नॉर्मली बोला जाता है क्रॉस। ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी करने के बाद हमें इसमें एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। जैसे कि मान लो ए कॉमा बी में लिख रहा है और इसमें एक फिक्स रूल है, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। मतलब यहाँ ए बी लिखा है तो मैंने ए बी लिख दिया, यहाँ पी क्यू लिखोगे तो पी क्यू लिख दोगे। ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट, ये फिक्स्ड होना चाहिए। नाम कुछ भी लिखो, नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखना है तो पहला देखो हम लिख के बता रहे हैं 3, एक मुझे कहां से लेना पड़ेगा, हमेशा एक ए से लेना पड़ेगा या पहले सेट से, दूसरा वाला दूसरे सेट से। तो यहां से 3 लिया, दूसरा यहां से क्या लेंगे 1, ठीक है। कॉमा देके लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखा जाता है, नंबर कॉमा इस तरीके से। क्योंकि दो चीज है तो इसके अंदर एक मैंने फर्स्ट ब्रैकेट डाल दिया है। फिर यहाँ एक कॉमा आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड क्या लिखोगे, 3 से सारे पेयर्स को कंप्लीट करना है, तो 3 1, इसके बाद क्या आएगा, नहीं 3 से सारे पेयर्स को कंप्लीट कर, 3 2 T2. 3 4 हुआ, 3 वाला कंप्लीट, ऐसे 3 1 3 2 3 4। अगर मल्टीप्लाई भी करते तो 3 से सभी को ना करना पड़ता, वैसे ही। अब उसके बाद 6 वाला बता, 6 1 6 2 6 4। हाँ 6 1 6 2 6 4, हाँ। और एक होगा और एक क्या, दो होगा, 7 1 7 2 7 4। ये सबके बीच में कॉमा जाना चाहिए क्योंकि ये सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर में। उसके बाद 9 1 9 2 और 9 4, और ये क्लोज हो गया क्योंकि इसके बाद और कोई एलिमेंट्स नहीं जा सकता है। तो ये तो एग्जांपल था, जैसा देगा वैसा लिखना है, ठीक है। जैसे देगा हमें वैसा लिखना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है, ये कोई मल्टीप्लीकेशन तो था नहीं। फिर भी प्रोडक्ट नाम क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर हम तुम लोगों से पूछे, बोलो एन ऑफ ए कितना है, बोलो कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4, एन ऑफ बी 3। अब एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी कितना होगा, मतलब ऐसे एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, हाँ, तो ये कितना हो गया 12। अब अगर हम पूछे एन ऑफ ए क्रॉस बी, ये कितना है, काउंट करके मुझे बताओ कितना है, देख लो, देखो कितना है, 12, ठीक है। कितना हो जाएगा 12। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये ऑलवेज होगा। अब ए लिखो बी लिखो जो भी लिखो, जैसा सेट देगा, ठीक है, ये ऑलवेज होगा। इसीलिए इसको प्रोडक्ट सेट बोलते हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, एलिमेंट्स का प्रोडक्ट में सिमिलरिटीज इस तरीके से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे होगा, ऑलवेज पहला वाला सेट पहले। अब देखो जैसे ए क्रॉस बी बोला है तो ऐसा हुआ, अगर बी क्रॉस ए करेंगे क्या सेम आंसर आएगा, नहीं, नहीं आएगा। कैसे आएगा, बी क्रॉस ए करते हैं तो पहले
1 2 4 के साथ मुझे क्रॉस करना है 3 6 7 9 का, तो सेम आंसर नहीं आएगा। जैसे कि देखो पहला क्या आएगा 1,3, उसके बाद 1,6, ठीक है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि A क्रॉस B B क्रॉस A सेम है, लेकिन अगर ए बी सेम सेट है तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन ऑफ बी क्रॉस ए ये सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कितने पेयर्स आएंगे बोलो तो, अगर बी क्रॉस ए करते तो भी हम लोग के कितने पेयर्स 12 ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो सेम होगा, वो लिखवा देंगे, ठीक है। तो अभी ये समझ में आया, तो अगर ये समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ, एक कैलकुलेशंस करने देते हैं। मान लो P दिया हुआ है 1 2 3 और Q दिया हुआ है 7,9। तुम लोग को Q क्रॉस P करके बताना है कितना होगा, बोलो। एन ऑफ P निकालो और एन ऑफ Q क्रॉस P भी निकालो, दोनों चीज कैलकुलेट करो। पेयर भी तो निकालना पड़ेगा। Q क्रॉस P करना है, हाँ। तो हम पेयर बोलो, पहला पेयर क्या आया है 7 1, हाँ हाँ 7 2 7 3, इधर से जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़े तो इसको पहले लिख लो, फिर क्रॉस लगा के इसको लिखो। उसके बाद 9 1 9 2 9 3, उसके बाद बस इतना ही होगा, है ना। इतना ही होगा ना, देखो इसके साथ 3, इसके साथ 3, 6 पेयर हो जाएगा। तो एन ऑफ क्यू इंटू पी कितना हो गया 6, और वो भी हमारा सेटिस्फाई करेगा। ये देखो ये 3 है और ये 2 है, तो 3 एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू 6 हो जाएगा। बन गया 6, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम थोड़ा ऐसे डिफाइन करें, सेट में जैसे लिखा हुआ रहता है ए क्रॉस बी का मतलब कुछ ऐसा होता है। ए क्रॉस बी को हम लोग ऐसे देखो ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स लिखा हुआ रहता है सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर हम लोग सेट को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, अगर पी से करते हो तो यहाँ पी लिखना, यहाँ पी क्रॉस क्यू लिख देना, जैसा लिखना चाहो। बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये हम लोगों ने सीखा अभी। यही हम लोग का क्या है प्रोडक्ट सेट। ये क्या बना प्रोडक्ट सेट बना, ठीक है। और प्रोडक्ट सेट का रूल्स क्या है, ये हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। और ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होता है कि जो क्रॉस लिखा हुआ है, अगर ए क्रॉस बी है, ए हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट को बताएगा, बी हमारे सेकंड एलिमेंट को बताएगा। अगर बी क्रॉस ए होगा, अगर बी क्रॉस ए होगा तो ये हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट को बताएगा, ये हम लोग का सेकंड एलिमेंट को बताएगा, ठीक है। उसमें हमारा चेंजेस हो जाएगा। और इसको प्रोडक्ट सेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसको प्रोडक्ट सेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है। प्रोडक्ट सेट समझ में आया, उसके लिए इतना ही काफी। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन के लिए देखो, जैसे मैंने एक सेट लिया ए 1 8 और 5, फिर एक सेट लिया 2,9, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग इसका ए क्रॉस बी निकालो, पहले निकालो फिर रिलेशन सिखाएंगे। तो रिलेशन सीखने के लिए प्रोडक्ट सेट पता होना जरूरी है। बिना प्रोडक्ट सेट के रिलेशन नहीं बनता है। तो पहले इस सेट का प्रोडक्ट बनाओ। मैंने ए क्रॉस बी बोला है, तो पहले ए वाला एलिमेंट उसके बाद ही बी वाला एलिमेंट लिखना है तुम लोग। 1 2 1 9 8 2 8 9 5 2 और 5 9, ठीक है। ये बन गया प्रोडक्ट सेट। देखो ये बन गया है सबका। हाँ, अब अगर रिलेशन सेट कैसा होता है, जैसे मान लो
हम एक रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है, जिसको मैंने R1 से डिनोट किया। क्या हम लोग किसी और चीज से डिनोट कर सकते हो? नॉर्मली रिलेशन के लिए R यूज होता है। अगर मोर देन वन रिलेशन लिखना है तो R1 R2 R3 ऐसे करके लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा R1, अब मैंने ऐसे लिखा कि A कॉमा B सच दैट, ठीक है, ये सच दैट का साइन होता है A लेस देन B, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, R1 एक सेट बनाना है। ये हमें क्या बता रहा है, ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है सेट थ्योरी का, ये हमें क्या बता रहा है, हमें A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर लेना है, लेकिन सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें ये रिलेशन सैटिस्फाई करता है। ये रिलेशन है क्या, A इज लेस देन B। तो मुझे एक चीज बताओ, फिर R1 में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे? इसके अंदर से बताना है, इसके अंदर से बताना। 1 2 1 हाँ, 1 2 1 9 और 5 9, 8 9 भी आएगा। सही है, 8 9 भी तो आएगा, 8 9 भी आएगा, क्योंकि वो भी A इज लेस देन, A मतलब पहला वाला, ठीक है, पहला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा होना चाहिए। तो ये देखो, ये वाला, ये वाला, यहाँ पर ये वाला, और यहाँ से हम लोग का ये वाला, ये दोनों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज मोर देन सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज मोर देन सेकेंड एलिमेंट। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस प्रोडक्ट सेट में से हमें कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर मिले? ओनली 4, ठीक है। तो रिलेशन सेट कैसे बनता है, प्रोडक्ट सेट पहले बनेगा, उस प्रोडक्ट सेट में जो रिलेशन दिया हुआ रहेगा वो सेटिस्फाई जिस तरीके से करेगा वही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसे ले रहे हैं, मान लो A ग्रेटर देन B ले लेते हैं, मान लो हम एक R2 उसी प्रोडक्ट सेट से ही निकालो। R2 मैंने एक रिलेशन सेट बनाया जहां पर A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है सच दैट A ग्रेटर देन B। बोलो R2 में क्या क्या आएगा, उसी प्रोडक्ट सेट से बताओ, ये वाले प्रोडक्ट सेट से ही बताओ। जो दो वहां नहीं गया, अभी जो दो वहां नहीं गया वही तो जाएगा। कौन कौन सा बोलो? 8 2 5 2। 3 4 5 2 हाँ बोलो, यहां तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया कैसे होगा? तो रिलेशन सेट का मतलब प्रोडक्ट सेट से ही हम लोग का रिलेशन सेट बनेगा। तो हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं, रिलेशन सेट प्रोडक्ट सेट का सबसेट है, क्या ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब अगर सबसेट भूल गए हो तो और क्या बोल सकते, तब और क्या समझ में आएगा? हम मैंने बोल दिया, तुम लोग इसका आंसर सुनो, इसका आंसर निकाल दो। बोलो सबसेट क्या होता है? एक सेट का डेरिवेशन, एक सेट का एक सुपर सेट का डेरिवेशन, डेरिवेशन। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से 1 2 है तो ये 1 2 6 ठीक है, एग्जाम्पल सही है, लेकिन अगर इसको डिफाइन किया जाए, मतलब अगर समझा किसी को, अगर हम लोग बोले तो देखो, वो ऐसे भी तो पूछ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 से 1 2 लिया, 3 4 लेने से, 1 2 3 4 लेने से क्या सबसेट नहीं होगा? होगा। तो वो भी तो हमें बताना है, मतलब सबसेट का मतलब ये हो गया। A is the subset when all the elements of A in B. हाँ सही बात। तो बोला है कि साहिल का आंसर सही बात बोल रहा है कि अगर किसी भी एक सेट का सारा फीचर्स किसी और सेट में कंटेन होता है, मैंने एक माँ का भी एग्जांपल दिया था, बोला था कि नहीं, बच्चा और माँ का जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो भी बोला था फीचर्स कंटेन होता है। कुछ भी याद नहीं रहेगा, ऐसा होता है। अच्छा देखो, बोल रहा है कि अगर, अब देखो यहाँ पर याद आ गया तुम लोग को सबसे, ठीक है, कि अगर कोई सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो देखो R1 सेट का सारा एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। सिमिलर तरीके से क्या R2 सेट का सारा एलिमेंट A क्रॉस B में है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन सेट ऑलवेज इज सबसेट ऑफ, क्या सेट सीखा अभी ये? प्रोडक्ट सेट। क्या लिखोगे? रिलेशन सेट is subset of प्रोडक्ट सेट, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B,
इस एग्जाम्पल में R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये सबसेट का साइन था, ठीक है। R1 जो है वो भी सबसेट बना A क्रॉस B का, R2 जो है वो भी सबसेट बना A क्रॉस B का। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, आर सच दैट ए टू बी बोलते हैं इसे, ठीक है। ए टू बी का मतलब हम लोग का क्रॉस जो है वो ए क्रॉस बी होगा, अगर बी टू ए होगा तो क्रॉस जो है बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। इक्वल इसके अंदर कैसे लिखा हुआ रहेगा, जो एलिमेंट्स रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी, ठीक है। सच दैट ए इज इन सम रिलेशन विथ बी। बोलो ये बात समझ में आया कि आर ऐसा एक सेट होगा जो कि ए टू बी में बिलोंग करेगा, ए टू बी में बिलोंग करेगा, और उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखे हुए रहेंगे ए कॉमा बी में। देखो ना आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे ए कॉमा बी फॉर्मेट में था, जिसमें ये हम लोगों ने बनाया कैसे, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करवाया, तो ए इज इन सम रिलेशन विथ बी। और हम लोग बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू कौन से सेट में होगा, ए, और बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं कि आर सच दैट, आर ऐसा होगा कि वो ए टू बी में बिलोंग करेगा, और ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा, और ए के साथ बी का कुछ ना कुछ रिलेशन हुआ होगा, तभी जाके ये चीज जो है रिलेशन सेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन जो है वो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन 4 टाइप्स होता है। एक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ये 4 टाइप का रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव का क्या रूल्स है वो लिखते हैं, फिर हम समझाएंगे। ट्रांजिटिव, ओ मानंता भूल लिखे, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लो, मैंने ट्रांजिटिव स्पेलिंग गलत लिखा है, TRANS नहीं लिखा था, ट्रांजिटिव। और इक्विवेलेंस CE। अच्छा, इसमें लिखो इफ रिलेशन sets contain ऑर्डर पेयर, या फिर ऑर्डर्ड पेयर लिखो, ऑर्डर्ड पेयर इन द फॉर्म ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। लिख लो, हम समझा देंगे। रिलेशन सेट कंटेन ऑर्डर्ड पेयर इन फॉर्म ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, एंड सो ऑन, तो उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, बता देंगे। उसके पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट वाला, इफ रिलेशन सेट्स कंटेन ordered pair in form a comma b, then it must contain b comma a। फिर ट्रांजिटिव में लिखो इफ रिलेशन सेट contains an ordered pair a comma b and b comma c, जैसे लिख रहे हैं ना वैसा ही लिखना है, ए बी का जो सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करना है। इट मस्ट ऑल्सो कंटेन ए कॉमा सी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में मतलब बदल जाता है, अगर हम लोग पेयर बदल देंगे तो जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है हम लोग को। इक्विवेलेंस में लिखो, अगर कोई रिलेशन
if relation is reflexive plus symmetric plus transitive, देन इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, अगर कोई रिलेशन तीनों रिलेशन को ही सेटिस्फाई करता है, कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन इक्विवेलेंस में तो समझने का कुछ है नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस ये तीनों होगा तो इक्विवेलेंस होगा, तो मेन हमें ये तीनों चीज समझना है, तब जाके समझ जाएंगे कि इक्विवेलेंस क्या होगा। अच्छा, अब देखो रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर तुम लोग अपने आप को मिरर में देखते हो या कहीं तालाब में हम लोग देखते हैं, तो अपना क्या दिखेगा? रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो अपने आप को देखते हो ना, तो जैसे हैं हम लोग वैसे दिखते हैं, तो ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा? ए। बी का रिफ्लेक्शन क्या होगा? बी। इसीलिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर का पैटर्न देखो कुछ इस तरीके से तुम लोग को दिखेगा। ठीक है, कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब सी सी डी डी ई ई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इस चीज को हम लोग समझेंगे कैसे? जैसे कि देखो इसको हम पहले के एग्जाम्पल से समझाएं। ये लिखना हो गया है सबका? नहीं हुआ है अभी तक? लिखो। अभी तक मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं हुआ? हो गया? इतने दिन में तो हो जाना चाहिए प्रैक्टिस। तुम लोग का धीरे लिखने का आदत, मेरा जल्दी लिखने का आदत, हम क्या करें बोलो? अच्छा, जैसे कि मान लो एक रिलेशन सेट है। ठीक है, रिलेशन सेट, इसके नीचे हम लिख रहे हैं, यहाँ एक ब्लैंक दे दिया, फिर यहाँ पर लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैज सेम हाइट एज ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये रिलेशन सेट, ठीक है, यहाँ एक कॉलम कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ एक कॉलम में लिखा ऑर्डर्ड पेयर, और इधर मैंने लिख दिया रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये तुम लोग को बताना है। ठीक है, यहाँ मैंने रिफ्लेक्सिव लिखा है, या फिर रिलेशन लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव डायरेक्टली क्यों लिखे, हम लिख रहे हैं रिलेशन। ठीक है, तुम लोग बताओ कि रिलेशन क्या होगा, पहले हम समझा देते उसके बारे में, उसके बाद बताते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है डैश हैज सेम हाइट एज डैश ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट। मान लो हम लोगों ने कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स को लिया है। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स का नाम क्या है। जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट्स का नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, मान लो स्टूडेंट्स का नाम दे दिया है यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में अगर हम इधर ए लिखते हैं, मुझे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करना है। पहले तुम लोग को रिफ्लेक्सिव ही बताने का कर रहे हैं। ठीक है, पहले रिफ्लेक्सिव बता रहे कि ए इसमें वैलिड होगा कि नहीं। अच्छा, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं कि ए हैज सेम हाइट एज ए, बोलो क्या ये बात में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ए का हाइट ए के जितना ही होगा, मेरा हाइट मेरे जितना ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम लिख देते हैं ए के बदले यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया बी, तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर लिख दिया सी, तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों जगह पे सेम चीज लिख रहे चलेगा। मतलब ये जो रिलेशन है, इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर हमारा मैच होगा? ये तीनों का अगर बनाते, क्या ए बी बी और सी सी बनता है कि नहीं बनता है? सॉरी, बी बी लिखना है हम लोग को, हाँ, बी बी और सी सी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी रिलेशन सेट में ए बी बी सी सी एंड सो ऑन, क्योंकि मैंने यहाँ तीन लिया था, तीन हमें यहाँ पर इस तरीके से रिफ्लेक्शन में दिखा, तो ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग का हो गया रिफ्लेक्सिव। समझ में आया रिफ्लेक्सिव? अच्छा, अब देखो अगर हम यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, तो बात सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम लोग ही पढ़ के देखो, ए हैज सेम हाइट एज बी, क्या ये सही है? वो तो डिपेंड करेगा, ए हैज सेम हाइट एज बी, वो होगा कि नहीं। अब देखो वो एक्चुअली क्या है, मैंने रिफ्लेक्सिव बताया, उसमें ही ये वाला एग्जांपल जमता है। अगर हम लोग दूसरा किसी एग्जांपल को देखना चाहते हैं, जैसे कि ए बी होगा तो बी ए होगा, जैसे कि अगर इसमें सिमेट्रिक को चेक करना चाहोगे, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए हैज सेम हाइट एज बी, चलो मान लेते हैं कि है,
तो अगर मुझे देखो ए के साथ बी का जब पेयर बनेगा तब तो रिफ्लेक्सिव का कोई काम नहीं है, ठीक है। ए के साथ बी का पेयर बनने से क्या हो सकता है, सिमेट्रिक। ए बी होने से क्या होना चाहिए, पढ़ के देखो, लिखा हुआ है बी ए। तो अगर हम बोल रहे हैं ए हैज सेम हाइट एज बी, तो मुझे ऑपोजिट ये भी बोलना पड़ेगा बी हैज सेम हाइट। क्या ये होगा, हाँ, ए का हाइट अगर बी से बराबर है तो बी का हाइट ए के साथ बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये होगा, ये फिर क्या बनेगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो पहले रिफ्लेक्सिव को कंप्लीट करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव का एक दिया, सिमेट्रिक का भी देंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग मुझे बताना वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। जैसे हम दे रहे हैं हैज मोर वेट देन, यहाँ पर ये ऐसे दिया हुआ है, ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तुम लोग को इस पे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बताना है। कैसे बताओगे, दोनों जगह पे ए पुट करोगे, दोनों जगह पे बी पुट करोगे, दोनों जगह पे सी पुट करोगे। अगर ये होगा तो ही रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं। क्या हमें ए बी सी देखना है, डी ई नहीं देखना है। कोई भी 3 एलिमेंट से कर सकते हैं, मिनिमम 3 एलिमेंट से काम हो जाता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतना लेंगे तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उतना सारा हमें जरूरत नहीं है चीज के समझने के लिए। 3 एलिमेंट काफी है, क्यों, क्योंकि रिलेशंस 3 एलिमेंट से ही दिख जाता है। ये देखो ए बी बी सी ए सी, तो फिर 3 से ही दिख जाएगा, 3 से ही बता सकते। तो यहाँ उठ करके खुद से पढ़ के मुझे बताओ कि ए बी सी बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं ए हैज मोर वेट देन ए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरा ए कॉमा ए नहीं बन रहा है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं। अच्छा बी कॉमा बी बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। बी हैज मोर वेट देन बी, ये भी नहीं बनेगा। सी कॉमा सी, ये भी हम लोग का नहीं बनेगा। तो ये रिलेशन क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैंने अभी तुम लोग को क्या समझाया कि कैसे रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हो सकता है और कब रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर समझ में आया, हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बताओ, ठीक है। जैसे कि ए में मैंने दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी में मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि ऐसा रिलेशन बनता है कि नहीं, बताओ, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी, ठीक है। ये होगा कि नहीं, ये बताओ, ए लेस देन बी। पहले तो पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट से, फिर R1 ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो। फिर हम लोग चेक करेंगे वो रिलेशन हम लोग का कैसा रिलेशन बने। थोड़ा टाइम लगेगा, इतना सारा एलिमेंट है। एक काम करो ना, सारा क्यों लिखोगे, जिसमें ए लेस देन बी है वही पेयर को लिखो, अगर लिख पाते हो तो, नहीं तो सारा लिखना पड़ेगा। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ए लेस देन बी वाला ही ओनली ओनली पेयर जो है लिख सकते हो, डायरेक्टली R1 लिख सकते हो। अगर गलत नहीं होगा ऐसा लगता है। 11 हाँ बोलो। 11 को होगा। 11 हो रहा है, पेयर्स बताना है, नंबर नहीं। हाँ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 2, 2 3 2 4 2 5 हाँ और बताओ, और 3 हो गए। हाँ मैन हो गया 3 4 3 5 एंड 4 5 देखो कौन कौन सा लिखने से हो जाएगा, 1 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ए लेस देन बी वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर पूरा लिख रहे हो तो टाइम लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा। 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 4 लिख देंगे, 1 5 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद हाँ 2 3
2 4 2 5, उसके बाद 3 3 5 और 4 5। देखो ये अगर हम लोग पहले ही इसको जो है देख देख के मतलब समझ के कर लेते तो डायरेक्ट R1 कर सकते, A क्रॉस B नहीं करने से भी होगा, क्योंकि A क्रॉस B करने में तो टाइम लगेगा। तो जहां जहां A, क्योंकि ऐसे देखो ना 1 1, तो 1 1 में वो नहीं हो रहा है, वो मत लिखो, 1 2 हो रहा है लिखो, ऐसे करके सोच के लिख सकते हो। और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो पूरा A क्रॉस B करना पड़ेगा, फिर उसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव बना कि नहीं बना, ये बताओ। नहीं बना, करेक्ट है, लेकिन क्यों नहीं बना वो बोलो। क्या होने से रिफ्लेक्सिव बन जाता। हाँ बोलो। हाँ मतलब क्या पेयर्स इसमें नहीं है, इसमें कौन से पेयर्स नहीं है जिस वजह से R1 नॉट रिफ्लेक्सिव है। आंसर तो सही है, नॉट रिफ्लेक्सिव, बट 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 सही है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 का पेयर नहीं बना बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसीलिए ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अच्छा अगर मुझे इसे रिफ्लेक्सिव बनाना है तो मुझे कैसा रिलेशन लेना चाहिए था, क्या मुझे ऐसा नहीं लेना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, A इक्वल B, तब मेरा क्या बन जाएगा, जो भी इसमें आएगा ना वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब इसको लिख के देखो तुम लोग, देखो क्या क्या आएगा, वही जो अभी बोल रहे थे वही आ जाएगा। 1 1 हाँ 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये रिलेशन क्या बन गया, R2 हम लोग का क्या बन गया, रिफ्लेक्स। सिमेट्रिक तो रिफ्लेक्स, दोनों अलग अलग है। ये सिर्फ क्या बना, रिफ्लेक्सिव, और ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव नहीं बना। समझ में आया। ऐसे अगर डेटा दे दे तो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब सिमेट्रिक का देखते हैं, चलो रिफ्लेक्सिव का काफी सारा एग्जांपल हम लोगों ने किया। सिमेट्रिक में क्या बोला था, अगर ए बी होगा तो बी ए भी हम लोगों का होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है। अच्छा इसमें लिखो, अगर हम लोग ऐसा देते हैं, मान लो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए बी कॉमा ए वो भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, तभी तो बनेगा। ये रिलेशन बनने से क्या होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बेसिस पे करते हैं। अब मान लो मैंने लिखा ऐसे R1 लिखा, ठीक है, A कॉमा B, ठीक है, A इज रेसिप्रोकल ऑफ B, ठीक है। अभी मैंने कोई सेट नहीं दिया है, मैंने सिर्फ लिखा है कि R1 में A इज रेसिप्रोकल ऑफ B। हम एक एग्जांपल खुद से दे रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2/3, ये A ले लिया, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 3/2, ठीक है। तो 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, सही है कि नहीं, हो सही है, ठीक है। अच्छा तो ये हमारी इस सेट में बिलोंग कर सकता है, ये रिलेशन मैंने इंडिविजुअली दिया, अभी कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं दिया, हम जस्ट बता रहे कि अगर रेसिप्रोकल रिलेशन होता है तो वो हमारे जो है सिमेट्रिक रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, या फिर हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं 3/2, ये होना ही चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है बी ए भी करना चाहिए, तो ये दोनों होगा तब ना होगा सिमेट्रिक। बोलो, ये जो भी मैंने पेयर लिया है वो 2 बार लेना पड़ेगा। अगर मेरा ए, मान लो मैंने ए लिया है 2/3, ठीक है, और बी लिया है 3/2, तो मेरा ए बी होने से बी ए भी होना चाहिए। तो 2/3 3/2 जिस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर हम 3/2 2/3 लिखते हैं तो सेम रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ना हुआ रेसिप्रोकल। हाँ, क्योंकि 2/3 3/2 का रेसिप्रोकल है कि नहीं, अब पढ़ के देखो, 2/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, सही है, ठीक है, एंड 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। ऐसा तुम लोग कोई एग्जांपल बोलो, ऐसे रेसिप्रोकल वाला कोई भी एग्जांपल बोलो, हम लिखते हैं। अगर समझ में आया तो मुझे कोई भी एग्जांपल बोलो, तो हम मान लेते हैं ये R1 है, और एक R1 तुम लोग बताओ, मैंने ये दो दिया, तो तुम लोग को दो डेटा बताना है ना, तभी होगा। बोलो क्या लिख सकते।
5/4, 4/5, 4 by तो इसका उल्टा लिख दो 4/5, 5/4, 4 by 5 by 4. 1/2 और क्या लिख सकते हैं 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, ठीक है। वो हमें कैसे भी हम लोग एग्जाम्पल इसका बना सकते हैं, लेकिन ये रेसिप्रोकल रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ऐसे रिलेशन सिमेट्रिक हो जाते हैं, ये हम लोग का सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक और ये भी सिमेट्रिक। तो मेन है ए बी रहेगा तो बी ए भी जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ऐसा कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं इस तरीके का, तुम लोग उसमें बताना क्या होगा, ठीक है। सिमेट्रिक के ऊपर बना रहे, जैसे वो रिफ्लेक्सिव के ऊपर बनाया था वैसे ही। पहले यहाँ लिखते हैं रिलेशन सेट, यहाँ लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और यहाँ लिख दिया मैंने रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं बताना है, ठीक है। सिमेट्रिक है कि नहीं ये बताना। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक रखा, इज इन सेम बैच एज ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर नाम ले लिया ए बी, दो नाम ले लिया, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए तो मुझे दो ही चाहिए, ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए, इसलिए मैंने दो लिया है। तीन लोगे तो भी होगा, तो चार लेना पड़ेगा, तीन से तो नहीं होगा ना। ए बी है, बी ए होना चाहिए, और इसके बाद अगर तुम लोग और कुछ लेते हो तो बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए। चार नहीं, तीन से भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए दो काफी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए बी और बी ए। तो अब यहाँ पुट करके बोलो, क्या ये हम लोग का कौन, ये ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन? अगर कर रहा है तो सिमेट्रिक होगा। हाँ मैम. A is in same batch as B अगर है तो B is in same batches A, ये हम लोग बोल ही सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन बच गया। अच्छा और एक एग्जांपल देते हैं, डैश इज यंगर देन डैश, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ओवर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ए कॉमा बी, ये दो लिया है। अब बोलो ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर ए यंगर है बी से तो हम लोग रिवर्सली ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि बी भी यंगर है, तो कोई एक बड़ा है कोई तो एक छोटा है, तो इसमें हमारा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए वाला पेयर नहीं बनेगा। या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, दोनों ही बात तो ट्रू नहीं हो सकता। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये हम लोग का क्या नहीं बनेगा, नॉट सिमेट्रिक। ये फिर हम लोग का सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए दोनों ही पेयर जो है बनना चाहिए, ए बी होगा तो बी ए भी होना चाहिए। और एक लिखते हैं, बताओ क्या आंसर होगा, इज स्क्वायर ऑफ over the set of numbers, over the set of numbers, over the set of numbers। तो A और B लेते हैं, दो नंबर है, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? स्क्वायर लिखा है मैंने, ठीक है, स्क्वायर लिखा है। कोई भी, अच्छा ए बी से नहीं समझ में आता, तुम लोग कोई भी नंबर ले लो ना, कोई भी एक नंबर लो जिसका स्क्वायर लो, फिर सोचो। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे देखो अगर हम बोल रहे हैं कि 4 जो है वो 4 स्क्वायर is ऑफ square of 2 2 and हाँ 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इज स्क्वायर ऑफ 4, ये तो नहीं बोल सकते। अगर 2 का स्क्वायर 4 है, ये तो सही बात है, तो क्या 4 का स्क्वायर भी 2 होगा? वो तो 16 होता है, तो इसमें रिवर्स वाला सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए बी अगर होगा तो क्या बी ए पॉसिबिलिटीज है किसी तरीके से होने का? नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक। तो ये भी हम लोग का सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। रिलेशन अगर नहीं बन रहा है तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा।
तो बोलो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर एक बार तुम लोग पढ़ के भी देख लो। इफ रिलेशन सेट कंटेन ऑर्डर्ड पेयर इन फॉर्म ए बी बी एंड सो ऑन इसीलिए लिखा है। 3 एलिमेंट से भी देख सकते हो, 4 से भी देख सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि सिर्फ 3 से ही काम बन जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब हम लोग ट्रांजिटिव वाला पढ़ेंगे, तब तक तुम लोग इसको देखो ट्रांजिटिव में क्या है। मेरा जैमबोर्ड कंप्लीट हो गया, इसको ओपन करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो, क्योंकि याद रखना पड़ेगा। ए बी बी वाला तो याद रह जाता है, ए बी याद रह जाता है। ट्रांजिटिव में सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है, उसको अच्छे से याद कर। ट्रांजिटिव में क्या बोलेंगे? ए कॉमा बी अगर है, क्या बोला है, और बी कॉमा सी है, तो इसका मतलब ए कॉमा सी यही होना चाहिए। ए कॉमा सी कंटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका भी हम एक एग्जांपल देते हैं। रिलेशन सेट, फिर ऑर्डर्ड पेयर, और यहाँ पर तुम लोग को बताना है कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, डैश इज ग्रेटर देन डैश सेट ऑफ ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना सारा डेटा लेना पड़ेगा बोलो तो? ए बी और सी, तब तो ये वाला रिलेशन समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा ना। ठीक है, अब तुम लोग बताओ, अगर ए बी सी से नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, कोई नंबर ले लो, कोई कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। नेचुरल नंबर कौन सा है? हाँ, 1 से स्टार्ट होके चलता जाएगा, जो कि मतलब अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। जो बचपन में सीखते हो 1 2 3 4 से ही सीखते हैं, तो वही नेचुरल नंबर। उसमें जीरो लग जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक है। उसी में प्लस माइनस लग जाता है तो इंटीजर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ नेचुरल नंबर्स देना है, तो नेचुरल तुम लोग कोई भी 3 नंबर लेके सोच सकते। एबीसी से नहीं समझ में आता है, कोई भी 3 नंबर लेके दो। नहीं बनेगा? होगा, देखो होना चाहिए। हाँ, हाँ होगा। तीनों ही सेटिस्फाई कर जाएगा इसमें। देखो, ए इज ग्रेटर देन अगर बी है, ठीक है, ए बोल रहा है बी से बड़ा है, 3 is ठीक है। greater than 2, 2 is greater than 1. हाँ, अब बोल रहा है बी इज ग्रेटर देन सी। बी ऐसा नंबर है जो सी से बड़ा है, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। अब बोल रहा है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ए इज ग्रेटर देन सी होगा। क्या ऐसा नहीं होगा? देखो तुम लोग सोच, कोई भी होगा नंबर मैम। ले लो, होगा ना। कोई भी नंबर ले लो, जैसे क्या ले यहाँ पर, ये 2 ले लिया। Then 2 3 is इज, greater than 2, 2 is greater than 1, 3 is greater than 1. और एक बार बोलो, 3 ग्रेटर देन 2, 2 greater than 1, 2 ग्रेटर देन 1, 3 3 इज greater than ग्रेटर 1. देन 1। देखो बना। अच्छा एग्जाम्पल ये देखो, अगर हम लोग 3 नंबर ले रहे हैं 1 2 3, ठीक है। अब इसमें से बोलो, हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, मुझे क्या करना है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। A तो A में 3 है, B हाँ, तो इसको हम 3 A ले 3 लेते है, हैं, B ऐसे लेते 3 हैं। to 1, 3 to हाँ, 1. 3 to 1। तो देखो, ए ये है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी हुआ कि नहीं? फिर बी इज ग्रेटर देन सी हुआ कि नहीं? 2 1 से बड़ा है। तो 3 इज ग्रेटर देन 1 हुआ कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे तुम लोग एग्जाम्पल खुद से बना के कर सकते हो, और ए बी में भी वो वाला सेटिस्फाई कर जाएगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो बोलो तो ग्रेटर कौन हो गया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? अगर ए बी से भी बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए सी से भी तो बड़ा है। सोचो ना, अगर ए बोल रहा है हम बी से बड़े हैं और बी बोल रहे हैं हम सी से बड़े हैं, तो बी से भी तो बड़ा ए है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ए, और सबसे छोटा फिर कौन हुआ? सी। तो ये ए ग्रेटर देन सी तो बनेगा ही बनेगा। तुम लोग ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा कि ये वाला रिलेशन बन जा रहा है, ए बी बी सी है और इसके साथ साथ ए सी भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। देखो, इसको ना समझना पड़ेगा। ये अलग अलग एग्जांपल कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन तुम लोग को कंसेप्ट याद रखना है, तभी कर पाओगे। अच्छा, और एक देते हैं, तुम लोग बताना हुआ कि नहीं।
is twice of over the set of natural numbers, over the set of natural numbers A, B, C। तुम लोग कोई भी नंबर सोचो, कैसे भी करके सोच के देखो होता है कि नहीं। ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होगा कि नहीं वो देखो। नहीं होगा, नहीं होगा, आंसर सही है, नहीं होगा, मैम नहीं होगा। नहीं होगा। कोई भी ए नंबर तो बी लेके से भी हो देख जाएगा, बी तो सी से हो जाएगा, लेकिन ए सी से नहीं होगा। हाँ देखो, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 8, 16, 8 और 4 to 4। 1। हाँ 4 to 1 भी हो जाएगा, 16, 8, 4 से भी होगा। जैसे हम बोल सकते हैं 16 इज ट्वाइस ऑफ 8, 8 2 से 16, ठीक है। तो ये ए है, बी है, सी है, तो मेरा कौन सा पेयर एग्जिस्ट कर गया, ए कॉमा बी। अब बी कॉमा सी होना चाहिए, मतलब 8 इज ट्वाइस ऑफ 4, तो बी कॉमा सी। अब ए कॉमा सी भी होना चाहिए, मतलब 16 इज ट्वाइस ऑफ, ये तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हाँ वही ना हुआ था ना तुम लोग का आंसर। हाँ ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ठीक लिया, मुझे लगा मुझे ट्रांजिटिव प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ये नहीं होगा। और तुम लोग एबीसी से भी देख सकते हो, अगर ए डबल है बी का और बी डबल है सी का, तो ए सी का डबल कैसे होगा, क्योंकि किसी का डबल का वैल्यू अलग, मतलब एक ही डेटा से अलग अलग थोड़ी ना आ सकता है। मतलब अगर ए का डबल बी है तो फिर ए का डबल सी होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो देखो यहां से ही प्रूव हो गया है ना, कि अगर 16 जो है वो 8 का डबल है, 8 जो है अगर वो 4 का डबल है, तो ये कैसे भी नहीं बन सकता है कि जो ए यानी 16 जो है वो 4 का भी डबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स, स्क्वायर होने से तो होगा, वो अलग होता है, स्क्वायर का मतलब अलग, डबल का मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ए कॉमा बी ये एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कौन सा नहीं सपोर्ट कर रहा है, ए कॉमा सी। तो तीनों ही करेगा तो ही, हाँ तो ही ट्रांजिटिव होगा, तो नॉट ट्रांजिटिव, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं बना, ठीक है। अच्छा, अगर इतना समझ में आया हम लोगों को, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1 कैसा क्वेश्चन रहेगा। देखो ये बात यहाँ पर बोला है, इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग इन ए बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स में एग है, कितने सारे वो नहीं बोला है, लेकिन रिलेशन हो रहा है इज स्मॉलर देन, हमें बताना है रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस है। देखो इक्विवेलेंस तो तब होगा जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग को बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा, तो तुम लोग क्या यूज करोगे, क्योंकि देखो हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, मैक्सिमम 3 डेटा, ए बी और सी, उससे बन जाएगा, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलो क्या लग रहा है, तुम लोग ट्राई करके देखोगे, नहीं तो हम एक बताते कैसे होगा। देखो 7C का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मान लो ये एक बॉक्स है, उसमें ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव होगा। देखो छोटा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसे कर दिया, क्यों किया ट्रांजिटिव बोलो। होगा। हाँ ट्रांजिटिव होगा, सही बात, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इज स्मॉलर देन बोला है, तो मैंने इस तरीके का बनाया। ये मान लो एक ए एक बी एक सी, ठीक है। अच्छा अब है इज स्मॉलर देन, ये रिलेशन बोला है। अच्छा अब अगर तुम लोग इसमें रिफ्लेक्सिव ट्राई करना चाहते हो, देखो क्या ये बनेगा कभी रिफ्लेक्सिव, सोच के देखो। ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, मानते नहीं, ए इज स्मॉलर देन ए, रिफ्लेक्सिव में मेरा ए ए बी बी सी सी जाना चाहिए, लेकिन क्या ए इज स्मॉलर देन ए होगा, मेरा ए ए बी बी सी सी क्या बनेगा, नहीं, तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि ए एक ए से ही छोटा है, ऐसा हम लोग कैसे बोलेंगे, इक्वल हो सकता है ना, तो हम हमारा हाइट हमसे छोटा होगा ना, तो ज्यादा होगा, इक्वल हो सकता है वैसे ही। तो सिमेट्रिक का क्या होगा, सिमेट्रिक का भी चेक करो, इस तरीके से चेक करना चाहिए, सिमेट्रिक का क्या होगा,
ए बी होने से क्या होना चाहिए, बी ए। अगर हाँ हुआ तो सिमेट्रिक में राइट करोगे। तो देखो ए इज स्मॉलर देन बी, ए एग इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। ए एग जो है वो बी से छोटा है, मैंने ड्रॉ किया बोल के नहीं, तुम लोग मान के चल सकते हो। तो ऐसे कैसे होगा, बी इज स्मॉलर देन ए, कोई एक बड़ा होगा, कोई एक तो छोटा होगा ना। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, नहीं हो गया। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं, ट्रांजिटिव में देखो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ए बी होने से बी सी और उसके साथ साथ ए सी। अब देखो ए एग इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, अगर ये बात ट्रू है, फिर बोल रहा है बी एग इज स्मॉलर देन सी। ये भी हो सकता है कि ए जो एग है, मैंने ड्रॉ भी वैसे ही किया है, वो स्मॉलर देन बी है, और बी जो एग है वो स्मॉलर देन सी है। इसका मतलब कंफर्म सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा हो गया, ए, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया, सी। तो इसका मतलब ए जो है, ए ऑलवेज स्मॉलर देन क्या होगा, सी ही होगा। तो इससे क्या पता चला, ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो हाँ, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और तीनों हो जाता तो फिर बोल देते कि इक्विवेलेंस है, लेकिन वो तो नहीं हुआ, तो फिर ट्रांजिटिव। समझ में आया ट्रांजिटिव क्यों। तो ऐसे ना चेक करना पड़ेगा, हमेशा 3 एलिमेंट से चेक करके देख सकते। लिख लो, फिर बी वाला बताते हैं। बी बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तुम लोग बताना, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब कौन सा नंबर रैशनल नंबर होता है, किसी को नहीं पता। मैम पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स, ऐसा नहीं, हाँ बोलो। रिप्रेजेंट और नॉट रिप्रेजेंट, पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, है ना, सही है। रैशनल नंबर का मतलब है वो सारे नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो q क्या, is not equal to 0। हाँ, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि 2 रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्या लगता है तुम लोग, है तो क्यों है बताओ, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है बताओ, बोलो ठीक बोल। 2/1 पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाते करें, 2/1 दिखा सकते हैं ना, तो ये क्या बन गया, रैशनल। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे क्या है, रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं डिफाइन कर पाएंगे वो हम लोग का इरैशनल होता है। चलो हमें इरैशनल नहीं चाहिए, रैशनल समझ में आ गया। अब ये रिलेशन बनता है कि नहीं, देखो अगर हमारे पास एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, बोल रहे हैं जहां पर इज इक्वल टू रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो देखो ट्राई करें। क्या करोगे तुम लोग, नंबर ले लो या कुछ भी लेके ट्राई करके देख सकते हो। पहले लिखो क्या रिलेशन है। यहाँ पर ऐसे बोला है, इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होगे, हाँ रिफ्लेक्सिव होगा, जैसे इक्वल दिया है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। जैसे मान लो अगर मेरा रैशनल नंबर जो भी है, जैसे मान लो मैंने रैशनल नंबर 2 लिया है, तो 2 इज इक्वल टू 2 बोल सकते हैं, क्योंकि 2 भी तो रैशनल नंबर है। अगर 2/1 लिख दोगे तो रैशनल ही दिखेगा, और वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं 2 रैशनल है बिकॉज पी बाई क्यू फॉर्म में जाता है। अच्छा 3,3 हो सकता है, हाँ हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4/5 4/5 हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि इज इक्वल है ना। तो अगर मान लो मैंने 2 3 4 4/5 ये 3 एलिमेंट्स लिया है, तो उसमें 2 2 3 3 4/5 4/5 रिलेशन या फिर कुछ भी लिखो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तुम लोग को क्या करना है, कोई भी 2 नंबर लो, जैसे मैंने लिया मान लो 3/2, ठीक है, कॉमा कर दिया 1.5,
देखो 3/2 ये रैशनल नंबर है और 1.5 भी रैशनल है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, हो गया। अच्छा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 है कि नहीं? हाँ है ना, 3/2 को डिवाइड करके देखो 1.5 आता है कि नहीं आता है। अच्छा सिमेट्रिक का क्या है, इसमें जैसे ए ए बी बी होना चाहिए एंड सो ऑन, इसमें क्या होना चाहिए? तो फिर इसका ऑपोजिट लिख के देखो 1.5 इज इक्वल टू 3/2 रिलेशन बनता है कि नहीं? बनता है, तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तुम लोग कोई भी नंबर लिख के देख सकते हो, मैंने जो लिखा वो वही लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम लोग वैसा ट्राई करके देखो कि क्या कोई भी नंबर से सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं, जैसे कि हम ये ले ले 5 ऐसे लेते हैं, चलो 6/4 3/2, पहले बोलो ये इक्वल है कि नहीं? 6/4 और 3/2 आपस में इक्वल है, ये हो गया ए बी। मेरा क्या क्या कंडीशन है, ए बी होने से क्या होना चाहिए, बी सी, और ये होने से ए सी। ठीक है, तो ए बी ले लिया, इसके बाद हम लेते हैं बी। बी मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3/2 मुझे फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3/2 इज इक्वल टू अभी अभी लिखा था 1.5। अब इससे ये देखो कि ए कॉमा सी बनता है कि नहीं, ए कॉमा सी में क्या लिखेंगे फिर, 6/4, सी मतलब 1.5 बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो फिर इक्विवेलेंस, ये तीनों ही हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस। अब देखो यही एलिमेंट्स लेना है, ऐसा कोई बात नहीं, तुम लोग कोई भी एलिमेंट लेके चेक करके देख सकते हो कि ये ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे डेटा लेने आना चाहिए, देखो इस तरीके से डेटा लेना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर कुछ भी लिखा, जैसे मान लो यहाँ पर अगर तुम लोग लिख देते हो 2/4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो तो, आगे इज इक्वल करने के लिए हाँ। ठीक है, ऐसे करके जो भी पहले लिखोगे उसके हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाना है तुम लोग, तब बन जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इक्विवेलेंस, मतलब 2 का डी। ठीक है, 2 का आंसर हम लोग का हो गया डी। अच्छा ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कुछ चिल्ड्रन है जिनका बोल रहा है कि रिलेशन क्या होना चाहिए, हैज द सेम फादर, तो फिर सिबलिंग्स में ये होगा सेम फादर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग 3 भाई बहन ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब ये तीनों जन है, अब इसमें हमें ढूंढना है ये वाला रिलेशन, हैज सेम फादर एज। अब तुम लोग ढूंढो ए ए बी बी सी सी बनेगा कि नहीं, ये मान लो नाम है। ठीक है, हम ऐसे ए स्मॉल में ही लिख रहे हैं, बी बी और सी सी बनेगा कि नहीं, अगर बन गया तो बोलोगे रिफ्लेक्सिव। ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए, अगर हो गया तो बोलोगे सिमेट्रिक। ए बी बी सी के साथ साथ अगर ए सी बनता है तो बोलोगे ट्रांजिटिव। अब पुट करके देखो, मान लो ये नाम है ए, जो बच्चा है हैज द सेम फादर एज बी। ठीक है, फिर अच्छा ए हैज द सेम फादर एज ए, मुझे पहले रिफ्लेक्सिव ट्राई करना है, ये होगा हाँ, बी के केस में होगा, सी के केस में भी होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का ए बी बी, मतलब मान लो ये नाम है ए बी सी। ठीक है, ये सी सी, ये तीनों नाम जो है इस कंडीशन में जाता है, तो रिफ्लेक्सिव बन गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ट्राई करेंगे सिमेट्रिक का, तो तुम लोग मुझे बताओ सिमेट्रिक, खुद से इस पे पुट कर करके देख के ट्राई करके बताओ सिमेट्रिक क्या होगा। होगा ए का होगा। एक होगा, ए हैज द सेम फादर एज बी, तो ऑल्टरनेटली हम लोग बोल सकते हैं बी हैज द सेम फादर एज ए, तो ये भी क्या हो गया, यस। ठीक है, अब मैम ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी देख लो, हाँ आंसर सही है, इक्विवेलेंस होगा। देखो ए हैज सेम फादर एज बी, हाँ ठीक है, अब बी हैज सेम फादर एज सी,
तो इसका मतलब ए हैज सेम फादर एज सी, ठीक है। तीनों जो है अगर सिबलिंग्स है तो ही तो सेम फादर कंडीशन होगा, तो इसका मतलब तीनों के फादर एक ही है। अब कैसे भी करके तुम लोग कंपेयर करो, ए के फादर जो है वो बी के भी है, वो सी के भी है, तो ये हम लोग का यस हो गया। तो तीनों मिला के क्या बन गया, इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस का मतलब हम लोग का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आसान है, कुछ नहीं, थोड़ा सा जस्ट सोचना है। इसके बाद फोर्थ नंबर, 5 तक करेंगे, ठीक है, आज 5 तक करेंगे। फोर्थ नंबर में बोला है इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन प्लेन इज। बोल रहा है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, तो हम लोग 3 स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, जैसे 3 डेटा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ओवर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं रिलेशन जो बोला है, लिखते हैं, तुम लोग बताना क्या होगा। यहाँ पर इज परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम 3 लाइन ले रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी, ऐसे 3 लाइन ले रहे हैं, ठीक है। अब 3 लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, 3 लाइन आपस में परपेंडिकुलर अगर हम लोग देखना चाहे, क्या ऐसा हम लोग बना सकते हैं? ऐसे होगा तो जो मैक्सिमम परपेंडिकुलर होना चाहिए तो पॉसिबल है। परपेंडिकुलर का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को जब इंटरसेक्ट करेगा तो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, तो ही 90। परपेंडिकुलर होता है। हाँ, यहाँ देखो 90 डिग्री, यहाँ देखो 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो हमें क्या देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना पड़ेगा ए ए बी बी और सी सी बनता है कि नहीं। अगर बन जाता है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ए इज परपेंडिकुलर टू ए। मुझे एक चीज बताओ, क्या एक स्ट्रेट लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर कभी नहीं। होगा? कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का देख लो, ए बी होने से बी ए होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मान लो हम लोग का लाइन ए है, ये बी है और ये सी है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो बी भी परपेंडिकुलर टू, क्योंकि 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा तभी परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला तो हम लोग का हाँ, ठीक है। और सिमेट्रिक में हाँ है। ट्रांजिटिव का हमें देखना है ए बी बी सी, तो ए सी बनता है क्योंकि नहीं होगा ना, ये वाला देखो, ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये बात सही है, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये बात सही है, लेकिन ए परपेंडिकुलर टू सी नहीं हो सकता। नहीं है, पैरेलल है। तो आंसर क्या होगा, ओनली सिमेट्रिक, ठीक है, मतलब बी। फोर्थ का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ लाइन बोला था क्या कि नई लाइन लेना? नहीं, कुछ नहीं बोला, जैसे एलिमेंट 3 ले, 4 लाइन ले लेंगे तो फिर तो इक्विवेलेंट। 4 लोगे तो भी तो फिर इसके साथ ये नहीं ये देखो, अगर 4 ले लेते हैं इसमें ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर 4 4 लिख के देखोगे तो कहीं ना कहीं जाके सिर्फ सिमेट्रिक ही बनेगा। रिफ्लेक्सिव तो किसी भी तरीके से नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा जब ये कट हो जाए। अगर 3 में नहीं होगा तो कितने भी एलिमेंट्स ले लो उसमें भी नहीं। फिफ्थ नंबर में बोला है इज रेसिप्रोकल ऑफ ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। पहले बोलो तो रियल नंबर कौन कौन से? रियल नंबर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें ये होता है, मैथ्स में पता है इसका वैल्यू क्या होता है। अगर किसी डेटा में ये वैल्यू इंक्लूड हो रहा है तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता है जिसमें ये रहता है, बाकी सारे नंबर हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर है। तो देखो, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, रैशनल भी रियल है, इरैशनल भी रियल है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वो सारे रियल, ठीक है। तो इज रेसिप्रोकल ऑफ, इज रेसिप्रोकल ऑफ, ये दिया हुआ है रिलेशन, इज रेसिप्रोकल ऑफ ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो,
over the set of non-zero real number. ठीक है, तो बोलो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्री, अच्छा सही है, सिमेट्री, सिमेट्री होगा, सही है। रिफ्लेक्सिव कभी हो सकता है, जैसे अगर हम 3 नंबर ए बी सी ले रहे हैं, क्या ए इज रेसिप्रोकल ऑफ ए, ऐसा हो सकता है? बी इज रेसिप्रोकल ऑफ बी, ऐसा हो सकता है? सी इज रेसिप्रोकल ऑफ सी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे रियल नंबर लोगे तो जैसे देखो 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, 3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 4, अगर डेटा लेके करते हो। सिमेट्रिक में देखो ए बी और क्या होना चाहिए? बी ए, तो अगर ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी तो ऑब्वियसली बी इज रेसिप्रोकल ऑफ ए होगा ही होगा। जैसे कि कोई भी रियल नंबर लो, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ, 2 रेसिप्रोकल ऑफ हाफ है तो उल्टा लिखो, क्या ये बनता है? तो इसीलिए ये क्या बन गया? सिमेट्रिक हाँ है। ट्रांजिटिव में अगर ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी और उसके बाद क्या होगा? ए बी के बाद क्या होता है? बी सी और उसके बाद ए सी। अच्छा, अगर ए इज रेसिप्रोकल ऑफ बी है, ठीक है चलो, हो सकता है कि ए बी का रेसिप्रोकल है। बी इज रेसिप्रोकल ऑफ सी है तो ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सी, क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं। इसका रियल नंबर लेके देखो, समझ जाओगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, मैंने वो सिंपल सा एग्जांपल रखा है, तो इसके बाद क्या लिखोगे? बोलो एग्जांपल कैसे बनाओ? हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो इसके बाद क्या? बी तो सेट हो चुका है हमारा, क्या है? 2। 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या लिखोगे? अगर 0.5 लिख दे तो भी चलेगा, मतलब सी फॉर्म में लिख दिया 0.5, तो क्या इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 0.5? क्या ये बनेगा? नहीं, नहीं हो रहा है ना, ये तो 0.5 हो जा रहा है, तो ये भी 0.5, ये भी 0.5, रेसिप्रोकल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाफ का मतलब क्या है? 0.5 ही है, तो 0.5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, ये तो ठीक है क्योंकि हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 0.5, लेकिन हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 0.5, ये बात तो नहीं बन। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। ऑप्शन है हम लोग का ए। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ 6th नंबर से लेके 6, 7, 8, 9 बीच में हो चुका है, 10 भी शायद हो चुका है, मुझे इतना लग रहा है। ये 7C का बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम लोग देख सकते हो, एक्सेप्ट फंक्शन। 18th नंबर में फंक्शन है, वो नहीं कर पाओगे, बाकी काफी सारा किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7C को कंप्लीट करेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही। मैम उसके बाद क्या सेट कंप्लीट? हाँ, फंक्शन होने से सेट कंप्लीट होगा। बाय मैम।